खास खबर के स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया शिशु और किशोर हेल्थ कैंप का शुभारंभ। 10 करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ। सीएम बोले, कोरोना काल में बच्चों का रखें खास ख्याल। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, 2022 में सपा, बसपा और कांग्रेस का होगा गठबंधन। तीनों एक साथ चुनाव लड़कर भी बीजेपी से नहीं जीतेंगे। सपा और के बाद अब कांग्रेस को भी याद आए भगवान परशुराम। जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र। परशुराम जयंती पर अवकाश बहाल करने की मांग। बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति और उनके गुर्गों की गुंडाई। दलित परिवार के साथ मारपीट के बाद दर्ज करवाया मुकदमा। कौशांबी में तमंचे की नोक पर महिला से गैंगरेप। सपा नेता और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज। सभी आरोपी फरार। बारिश ने खोली आगरा नगर निगम की पोल। एडीए कॉलोनी में बनी ताल तलैया। चारों तरफ पानी ही पानी। नहीं की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय बचा हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी राम को घर घर पहुंचाने में लगी है, तो सपा से लेकर के बसपा तक का भगवान परशुराम की नाव पर ही सवार होकर सत्ता के वनवास को खत्म करने की कोशिश में है। अब अखिलेश यादव से लेकर के मायावती तक भगवान परशुराम की मूर्ति को लगवाने का वादा करके सूबे के ब्राह्मण वोट को साधने की कवायद में हैं। तो वहीं अब कांग्रेस भी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुट गई है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इसमें परशुराम जयंती पर अवकाश को बहाल करने की मांग की गई है। जितिन प्रसाद ने यह लिखा है कि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार कहे जाते हैं और इसी कारण वो ब्राह्मण समाज की आस्था का प्रतीक हैं। अब प्रदेश में भगवान परशुराम जयंती का अवकाश रद्द होने से ब्राह्मण समाज काफी आक्रोशित भी है। इससे पहले भी जितिन प्रसाद ने ज्ञानपुर विधानसभा में 4 बार के बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर केस दर्ज होने के बाद योगी सरकार पर निशाना साधा था। सपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। ब्राह्मणवाद का कार्ड बनाने में अब ये सब जुटे हैं। सोशल मीडिया पर भी उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक की चर्चाएं हैं। सूबे में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता संख्या के आधार पर भले ही कम हो, लेकिन माना यह जाता है कि राजनीतिक रूप से सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की ताकत ये रखते हैं। तो ऐसे में अब मौके की नजाकत को समझते हुए मायावती ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया कि जातियों के महापुरुषों का सम्मान बसपा से ज्यादा किसी पार्टी ने नहीं किया है, और ऐसे में अगर बसपा सत्ता में आती है तो न सिर्फ भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी, बल्कि अस्पताल, पार्क और बड़े बड़े निर्माण को भी महापुरुषों के नाम पर ही किया जाएगा। अब तीनों विपक्षी पार्टियों ने प्रमुख तौर पर अपने को ब्राह्मण प्रवक्ताओं को आगे भी कर रखा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में सबके परशुराम, तो ब्राह्मण वोट बैंक आखिर किसका है, और क्या 2022 का बेड़ा पार ये ब्राह्मण ही करेंगे? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस।
तो सपा बसपा और कांग्रेस भगवान परशुराम के जरिए ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के ब्राह्मण नेता और संत समाज इस राजनीति से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। मायावती जी, आप मूर्ति लगाएं, हम सब समाज के लोग स्वागत करेंगे, लेकिन आप अपने बहुजन समाज पार्टी के फंड से लगाइए। सरकार में तो कोई भी आके लगा देता है। आप सरकार में आएंगी तो आप मूर्ति लगा देंगी, आप जो है परशुराम जी के नाम से, भगवान परशुराम जी के नाम से आप अस्पताल बना देंगी। तो ये लालीपाप बहुत दे दिया आपने। लालीपाप से काम नहीं चलेगा। अगर आप सच में हमारे भगवान परशुराम जी को मानती हैं तो आप चुनाव के पहले भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाइए, हम स्वागत करेंगे आपका भी। परशुराम भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, आदरणीय वाल्मीकि जी भगवान, ये सब अवतारी पुरुष हैं, ये किसी जाति विशेष के नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग अपनी लालच में, अपने फायदे के लिए राजनीति में जाति पात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म को भी, हमारे भगवान को भी जाति पाति में बांट रहे हैं। यह गलत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का विरोध करता है और लोगों को आगाह करता है कि आप ऐसे लोगों से बहकावे मत आवें जो भगवान को जाति में बांट रहे हैं। देखिए, मुद्दा विहीन लोग हैं, ट्विटर छाप नेता बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2014, 17 और 19 हार चुके हैं और 22 बुरी तरह से हारेंगे और तीनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो संत समाज की नाराजगी और इसके अलावा डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुन लिया, लेकिन मायावती ने क्या कुछ कहा था इस पूरे राम परशुराम और इस मूर्तियों को लेकर के, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा। और इससे फिर एक तरफ सभी पार्टियों व धर्मों के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान मिलेगा। सपा सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता व द्वेष की भावना के चलते हुए बदल दिया था, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार के बनते ही तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। जबकि इनका लिया गया ये फैसला अति शर्मनाक व अति निंदनीय भी था। और इसके साथ इससे इनकी यानी कि समाजवादी पार्टी की व इनके मुखिया की दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और अब ऐसे में तो ब्राह्मण समाज इनके साथ कतई भी जाने वाला नहीं है। वैसे भी इस समाज का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि भी इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इन तमाम सियासी बयानों को आपने सुन लिया है, लेकिन इसके केंद्र में परशुराम हैं, राम हैं और उनकी मूर्ति है। यानी कि जो मूर्ति पॉलिटिक्स है, एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गई है और निशाना है ब्राह्मण वोट बैंक। क्योंकि सीधे तौर पर हर कोई ये जरूर कह रहा है कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ये उनके प्रतिनिधित्व को करने वाले लोग हैं, उनके बीच में इनका एक अलग स्थान है, इसलिए इनकी मूर्तियां लगनी चाहिए, इनके नाम पर अस्पताल बनने चाहिए, इनके नाम पे और निर्माण कार्य होने चाहिए। लेकिन जो निशाना है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उस ओर नजर आ रहा है और इसलिए सभी पार्टियां
एक एक करके पहले समाजवादी पार्टी ये कहती है कि वो परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाएगी, उसके बाद हर जिले में इन मूर्तियों को लगाने की बात होती है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, मायावती क्या कह रही थी वो भी आपने सुन लिया। समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर अंदाज में भी मायावती नजर आ रही थी। और अब जितिन प्रसाद ने भी बाकायदा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि परशुराम जयंती का जो अवकाश है उसको दोबारा से घोषित किया जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर के केंद्र में ब्राह्मण हैं और इनके पीछे आप ये समझिए कि किस तरीके से जो ब्राह्मण वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसके केंद्र में एक बार फिर से आती हुई नजर आ रही है। और मूर्तियां लगवाने को लेकर के अब ये जो पार्टियां हैं उन सब के बीच में एक तरीके की जो होड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि मायावती कहती हैं कि वो उससे ज्यादा बड़ी प्रतिमा लगवाएंगी, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से महापुरुषों का सम्मान किसी और पार्टी में नहीं हुआ। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितिन प्रसाद एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो ये कहते हैं क्योंकि ब्राह्मणों के लिए पूजनीय है और ऐसे में परशुराम की जयंती उसका जो अवकाश है उसको दोबारा से घोषित किया जाना चाहिए। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मूर्ति पॉलिटिक्स है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और आज सवाल सबसे अहम यह है कि क्या जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वो ब्राह्मण ही उसका जो बेड़ा है वो पार करेंगे, क्योंकि सबकी पॉलिटिक्स के जो केंद्र बिंदु हैं वो ब्राह्मण ही नजर आ रहे हैं। और ब्राह्मण को लेकर के जिस तरीके से अब जो मूर्तियां हैं वो लगाने की जो कवायद है तमाम राजनीतिक पार्टियों में वो भी आपको अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के भगवान राम और राम से परशुराम और परशुराम के बाद ब्राह्मणों की जो तमाम जो पॉलिटिक्स है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। चलिए ठीक है, आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ दीपक पांडे जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। दीपक पांडे जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। दीपक पांडे जी, बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर, अब परशुराम को लेकर के समाजवादी पार्टी, लेकिन अब बसपा भी ये कह रही कि भाई जितना सम्मान आप लोग करते हैं उतना तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या निशाना ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ है? सीधे तौर पर इसको ऐसे समझा जाए? दीपक पांडे जी। बिल्कुल, देखिए, कोई निशाना वोट बैंक की तरफ नहीं होता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पिछली बार शायद आपने मेरे साथ डिबेट भी किया था कि ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, तो उस पर हम लोग आवाज उठा रहे थे। और उसके बाद जो ब्राह्मण समाज में लेकर के एक आक्रोश है कि योगी सरकार ने जो छुट्टी रद्द कर दी थी, उसके बाद कई ब्राह्मण विरोधी फैसले सरकार ले रही है और ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है निशाना टारगेट करके। तो उन सब को लेकर के जो है विपक्ष आवाज उठा रहा है। उसमें विपक्ष जो ब्राह्मण वर्ग उत्तर प्रदेश का, वो ये भी आवाज उठा रहा है कि हम लोगों को उचित सम्मान देने के लिए जो ये सत्ताधारी लोग हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो विपक्ष के साथ है, तो विपक्ष उनके सम्मान देने की कवायद कर रहा है। तो वो कवायद अगर कर रहा है तो उसमें राजनीति कहाँ है वो? क्योंकि किसी की मांग है तो कोई ना कोई तो पूरा करेगा ही। नहीं, राजनीति अगर लगता है किसी को राजनीति लगाने के लिए कहा समाजवादी पार्टी ने, आपने ये कहा, मायावती आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही है कि भाई देखिए हमसे ज्यादा सम्मान तो कोई नहीं कर सकता है। सरकार तो आप लोगों ने भी चलाई ना, जिस समय हाथियों की मूर्तियां लगा रहे थे, परशुराम की भी एक भव्य मूर्ति लगा देते तो ये विवाद ही नहीं होता। आप तब कह भी सकते थे कि भाई आपने सम्मान ज्यादा किया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी कर रही तो फिर आपको भी लग रहा है कि करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स इस पर टिकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई क्या इसको समझा जाए कि ब्राह्मण वोट बैंक कहीं सेंटर में, इसलिए अब समझ में आ रहा है कि परशुराम की मूर्तियां लगनी चाहिए या उनके नाम पे अवकाश होना चाहिए? दीपक पांडे जी। बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है कि जो समाज का मांग होता है उसके हिसाब से जो होता है एजेंडा होता है समाज का, उसको हिसाब से जो पार्टियां होती है लेके चलती है, वही हम लोग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसकी हम आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के जो इष्ट देव हैं भगवान परशुराम जी, उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। तो हम उस बातों को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम अपने जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम उनकी बातें सुन रहे हैं। और आपको लग रहा है कि ये राजनीति है, तो योगी आदित्यनाथ जी ये काम करके क्यों नहीं राजनीति को खत्म कर देते? वो तो अभी सत्ता में है ना, उनको करना चाहिए। लेकिन उनको तो ब्राह्मणों से एक ऐसी दुश्मनी है कि वो तो सरकारी पद पे, एक अच्छे संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि करने वाले जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी जरूर पूछूंगा। और हालांकि सत्ता उनकी भी है, लेकिन सत्ता में आप लोग भी रहे, इतनी चिंता थी तो भाई मूर्ति लगा देनी चाहिए थी। मेरा सीधा सवाल यह है। बहरहाल कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस बीच मनोज पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी सरकार के प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। बहुत स्वागत है मनोज पांडे जी आपका इस चर्चा में। और उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी आपके पास आ जाते हैं। मायावती कई आरोप भी लगा रही हैं और वो तमाम पुरानी बातों को याद दिलाते हुए ये कह रही हैं कि
अब याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। दरअसल ये सब ब्राह्मण वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और जितना सम्मान बसपा कर सकती उतना तो कोई नहीं कर सकता। आपका कमेंट चाहूंगा। ने क्या बयान दिया, मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उत्तर प्रदेश की कई बार, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि आज हमें तकलीफ है। हमें पहले इस बात की 29 साल पहले प्रमुख सभा ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इस देश के करोड़ों लोगों के आधार है। भगवान परशुराम जी जो लोगों के दिल में बसे हैं, मन में बसे हैं, भगवान शिव के छठे अवतार हैं, शास्त्र में उनका नाम है, उनका सम्मान है। और 1857 की गदर का बीड़ा उठाने वाले मंगल पांडे जी की मूर्ति प्रबुद्ध सभा उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 75 जनपदों में लगाएगी। इसमें हम कोई सरकारी धन नहीं मांगेंगे, कोई सरकारी भूमि पर नहीं लगाएंगे, समाज से और संगठन के सहयोग से हम मूर्ति लगाएंगे। अब अगर हमने मूर्ति लगाने की बात किया तो लोगों को आज इससे दिक्कत क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगाना है वो आगे लगाएं, हम सहयोग करेंगे। हम कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कालांतर में भी मूर्ति लगाई है। हमने उत्तर प्रदेश में पहले भी भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करके दिखाया है। इसके पहले भी बलिया में मंगल पांडे की मूर्ति हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगा करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के संस्कृत के शिक्षकों का सम्मान करने का काम हमने किया है। उत्तर प्रदेश में श्रवण यात्रा हमने शुरू किया। उत्तर प्रदेश में मानसरोवर यात्रा हमने शुरू किया। मूर्ति क्यों नहीं लगवाई मनोज पांडे जी? सवाल ये है कि क्योंकि अभी तो केंद्र में मूर्ति ही आ गई है ना, कि परशुराम की मूर्ति आपने कहा, फिर बसपा भी कह रही है कि वो भी मूर्ति लगाएगी। जितिन प्रसाद एक चिट्ठी लिखते हैं कि भाई अवकाश घोषित करें। अब तो केंद्र के अंदर हम ये मान सकते हैं कि परशुराम है। आप ये बताइए कि आप लोग जब सत्ता के अंदर रहे, ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं कि आप किसी का सहयोग नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग तो तभी भी चाह रहे थे ना, और अभी भी चाह रहे हैं। तो भाई उस समय क्यों नहीं लगा दिया? लगाते ना परशुराम की मूर्ति। अब इस वक्त क्यों याद आ रहे हैं परशुराम? सवाल यह है मनोज पांडे जी। आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और आपको इस चीज का ज्ञान भी रहता है, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में तमाम महापुरुषों की पहले भी मूर्तियां लगी हैं। ये देश हुआ है जो संस्कृत और सभ्यता से चलता है। ये देश हुआ है जो परिपाटी से चलता है। ये देश हुआ है जिनके महापुरुषों के रास्ते पर हमको कक्षा 1 से पढ़ाया जाता है कि हम उनके महापुरुषों के रास्ते पर चलें। अगर उन महापुरुषों के विषय में प्रबुद्ध सभा ने ये निर्णय लिया, हमने ये निर्णय लिया, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, किसी वर्ग और जात के महापुरुषों का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करके हम अपने भी महापुरुष की अगर मूर्ति लगाने की आज बात कर रहे हैं तो इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें आभार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो सदैव साफ रहा है, सभी जात वर्ग और धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया है। अगर आप जाएं इतिहास के पन्नों में तो अखिलेश यादव जी ही वो नेता थे जिन्होंने बीएचयू में देश भर के संस्कृत के विद्वानों को सम्मानित करने का काम किया, श्रवण यात्रा शुरू करने का काम किया, मानसरोवर यात्रा शुरू करने का काम किया, मथुरा में विकास के लिए 328 करोड़ रुपए दिया, वाराणसी में विकास के लिए। ठीक है मनोज पांडे जी, आपने सारी जो जानकारी है वो मुझे दे दी और बता दिया कि अखिलेश यादव ने क्या किया। मेरा सवाल ये था कि भाई परशुराम की एक मूर्ति लगा देते, मुझे लगता है कि ये विवाद ही नहीं होता और लगता कि हाँ ब्राह्मणों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो लग रहा भाई मूर्ति जो लगा देगा वही ब्राह्मण हितैषी हो जाएगा, बाकी किसने क्या किया इसको कोई पूछेगा नहीं। इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रवि शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत डॉक्टर रवि शुक्ला जी आपका। लेकिन उमाशंकर पांडे जी आपके पास आ जाता हूं। किसी और चर्चा में मैं आपके साथ बैठा हुआ था, विषय शायद यही था, लेकिन आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तो इन सारी राजनीति में पड़ती ही नहीं है, वो तो सबके राजनीति की बात करती है। लेकिन जतिन प्रसाद तो चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, कह रहे हैं कि भाई घोषित करिए अवकाश। अब क्या समझा जाए इसके मायने को? उमाशंकर पांडे जी। बिल्कुल आयुष जी, देखिए जन भावनाओं का सम्मान करना और जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के बीच दिखाई देना, यह कांग्रेस पार्टी की सदैव परिपाटी रही है। 1885 से लेकर आज तक जहां कहीं भी पीड़ा दिखाई दी है, जहां कहीं भी अन्याय दिखाई दिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता दिखाई दिए हैं। तो अगर ब्राह्मणों की ये जनभावना है के अनुरूप है, मतलब आप ये बात मान रहे हैं ना, आप ये बात मान रहे हैं ना उमाशंकर जी कि मूर्ति लगाना जनभावनाओं के अनुरूप है, इसलिए जतिन प्रसाद अगर कह रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई अवकाश घोषित करिए, तो सही बात है, ये यही कह रहे हैं ना उमाशंकर जी आप?
हाँ बिल्कुल, इसमें ये कोई नई परंपरा नहीं है। दीपक पांडे जी भी यही परंपराएं चलती रही हैं। दीपक पांडे जी भी यही बात कह रहे हैं और मनोज पांडे जी भी यही बात कर रहे हैं। तो फिर उनके लिए राजनीति और ढोंग कैसे हो गया? और आप कर रहे हैं तो भाई कह रहे हैं कि नहीं ये तो सही, आप जनभावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, जनभावनाओं का ख्याल वो भी रख रहे हैं। आयुष जी एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। फिर आपका अगर कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाए तो आप फिर मुझसे पूछिएगा। जी देखिए, प्रश्न तब खड़ा हो जाता है, मनोज पांडे जी बैठे हैं, मुझे याद है 2012 में इन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन किया था, शायद वो प्रबुद्ध जो इन्होंने संगठन बनाया है उसी के बैनर तले, और माननीय मुलायम सिंह जी को आपने इनवाइट किया था और मुलायम सिंह जी वहां पर नहीं आए थे। ये मुझे लगता है जुलाई 2012 की बात है। तो वो चेहरे अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। आप ये देखिए कि सपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ब्राह्मण विरोध इनके बुनियाद में है। अपर कास्ट जातियों का विभेद करके वोट बैंक हथियाने की जो राजनीति है वो क्षेत्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी के बुनियाद में है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति कैसे बदली, ये मैं आपको बताऊं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को नेपथ्य में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को आगे लाया। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हटाकर केशव मौर्य को आगे लाया और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को ऐसे हटाया, 4 साल तक वो भाजपा के अध्यक्ष रहे, लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव जीती। लेकिन उसके बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हटा दिया, उनको कोई पहुंचाने वाला भी नहीं था। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज था कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों से इतना उनको अभी प्रेम उत्पन्न हो गया है तो तमाम सारी योजनाएं इन्होंने चलाई, लोहिया बस से लेके तमाम सारी चीजें इन्होंने चलाई। जो एनआरएचएम कांग्रेस पार्टी का था उसका भी नाम बदलकर इन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस कर दिया था। ये सारी चीजें कहीं परशुराम जी को थोड़ी सी जगह दे देते। और ये सही है, आपने लोहिया पार्क बनाया, जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति लगाई। नहीं ब्राह्मणों की आपको चिंता है तो चलिए ठीक है, प्रदेश के अंदर तो सत्ता से बहुत दिन आप दूर रहे, देश के अंदर तो सत्ता चलाते थे ना, कोई योजना का नाम आप भी रख देते किसी ब्राह्मण चेहरे के नाम पर, अगर इतना ही हितैषी हैं और जन भावनाओं का ख्याल करते हैं तो। आपने भी तो नहीं किया। देखिए हमने तो भाई रख देते, किसी योजना का नाम रख देते। देखिए कांग्रेस पार्टी जहां आयुष जी आप बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, वो मानवता। मैं कहां कह रहा हूं, यहाँ तो कोई पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती उमाशंकर जी, यहाँ तो जन भावनाओं की बात हो रही है ना। मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूं उमाशंकर जी, मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूं। आपने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप पार्टियों को जो काम है वो करना पड़ता है, क्या यह जनभावना नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यह जनभावना है कि परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और योजनाओं का नाम ब्राह्मणों के किसी चेहरे के नाम पर होना चाहिए, तो केंद्र के अंदर जब आपकी पार्टी थी कोई एक योजना का नाम रख देते। आपने भी नहीं रखा। आज कह रहे हैं कि इन्होंने लोहिया बस चलाई, ये बस चलाई, वो किया, इन्होंने नहीं रखा तो आपने भी नहीं रखा। मेरा बस केवल इतना सा तर्क है, बाकी आप मुझे बताइए आप इनसे अलग कैसे हैं। आयुष जी सुन लीजिए, आयुष जी हमने तो ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 1937 से लेकर 1989 तक, जब तक हमारी सरकार रही, हमने 6 मुख्यमंत्री बनाए। और गोविंद बल्लभ पंत जी 1937 में जब प्रदेश आजाद भी नहीं हुआ था तब गोविंद बल्लभ पंत जी को उत्तर नॉर्थ प्रोविंस के नाम से था उत्तर प्रदेश, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आजादी मिली तब भी वो मुख्यमंत्री थे और 1952 में जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश बना तब फिर उन चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा पंडित श्रीपद मिश्रा जी से लेके नारायण दत्त तिवारी जी तक, पंडित कमलापत त्रिपाठी जी तक, हमने तो ब्राह्मणों को सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया उनको मुख्यमंत्री बना के। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में एक भी ब्राह्मण नहीं है जिसको ये मुख्यमंत्री बना पाते? ब्राह्मणों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन एक बार भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बसपा और सपा, मैं चुनौती देता हूं, ये ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकते। उमाशंकर पांडे जी, चुनौती आप पिछली डिबेट में भी दे चुके थे और उसका कोई हल और उसका कोई जवाब तो नहीं निकलना है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इतना ही हितैषी होती तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता पर आप लोग होते, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं होती आपसे। इन लोगों के फेवर में जा रहे हैं तो ये लोग कुछ कुछ कर रहे होंगे उनके लिए। भाई सीधा सा सवाल तो ये भी हो जाता है इसके साथ।
ठीक है, बहरहाल मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं बहुत जल्दी से। दीपक पांडे जी जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब, आयुष जी मैं इसका जवाब दे दूं। दीपक पांडे जी से मैं जवाब ले लेता हूं, मैं आऊंगा अभी आपके पास। दीपक पांडे जी जवाब दीजिए। जी सबसे पहले उमाशंकर पांडे जी से मैं कहना चाहता हूं कि उमाशंकर पांडे जी, आप अपने पार्टी की दो राही जो चलती है, आप बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर बन रहा है, परशुराम जी का मूर्ति लगेगी, ये करेगी, सारी बातें ठीक है। उसके बाद जो आपके ही पार्टी की दलित कांग्रेस है एक, आप उसका ट्विटर हैंडल या उनके प्रतिनिधित्व या उनके जनप्रतिनिधित्व, उनके नेताओं के बयानबाजी सुन लीजिए। आपकी दो जो ये आप लोग डबल स्टैंडर्ड सीधे सीधे सामने आ जाएगा। मैंने कल एक वक्तव्य जारी किया था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय समेत तमाम आपके नेता डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं, असल में वो सबको प्रतिनिधित्व देना है। आप डबल स्टैंडर्ड शब्द गलत यूज कर रहे हैं। हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, हम ब्राह्मण को भी प्रतिनिधित्व देते हैं, हम दलित को भी प्रतिनिधित्व देते हैं, हम मुस्लिम को भी प्रतिनिधित्व देते हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं। कि दलित के नाम पे और जितेंद्र जी के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे प्रियंका गांधी को स्थापित कर दें। प्रियंका गांधी को स्थापित करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने बनाया यहाँ का सचिव, और वो चले गए पार्टी छोड़ के। प्रियंका गांधी जी स्थापित नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी जी को स्थापित करने के चक्कर में डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी, देखिए अब सब तो कह रहे हैं कि मूर्ति लगवा रहे हैं, आरोप ये भी लग रहा है कि राजनीति सब अपने अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों की हितैषी सबसे बड़ी पार्टियां वही हैं। आपका भी मैं कमेंट चाहूंगा डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी। क्या ऐसा है आयुष जी, हम बहुत देर से सुन रहे हैं सबकी बातें। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने के अखिलेश ने, मुझे खूब जानकारी है, मैं झांसी का हूं, मेरे बगल में मैं चुनाव में था, उसमें कन्नौज के चुनाव में 2004 में केवल नीरज मिश्रा का सिर कटवाया था, केवल इस आधार पर कि उसने जो है वो इनको बूथ कैप्चरिंग नहीं करने दी, और वहीं खड़े होकर उन्होंने कहा कि इसका मुझे सिर चाहिए, और वो उसका सिर काटा गया। सिर काटने के बाद उसको बक्से में बंद करके और लखनऊ भेजा गया अखिलेश के पास। इससे ज्यादा दुर्दांत त्रासदी और क्या हो सकती है। जहां तक मायावती का सवाल है, आप जानते हैं ये पहले दीवारों पर लिखा रहता, झूठ बोल रहे हैं आकर के टीवी पे। अरे अब आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार है, जेल में डाल। बकवास मत करिए, चुप रहिए जरा, चुप रहिए। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, आप अभी से ब्राह्मणों का वो आया है, आपने पूरे इटावा फरुखाबाद सब जगह, आप चुप रहिए। देखिए ऐसे आयुष जी हम नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे अनुशासनहीन और बेकार लोगों को अगर आप बैठाएंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, दीपक पांडे जी, देखिए सबका स्तर है अपना अपना। रविंद्र शुक्ला जी, देखिए गेस्ट यहाँ जो भी बैठे हैं, सब सम्मानित मेहमान हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ख्याल दोनों तरफ से हो, शब्दों की मर्यादा का ख्याल। रविंद्र जी आपकी तरफ से भी और दीपक जी आपकी तरफ से भी। एक चीज मैं जरूर कह दूं दीपक जी, देखिए मैंने पूरा समय दे दिया आपको, रविंद्र जी के पास मैं सबसे आखिर में गया हूं। भाई सत्ता के अंदर है, सवाल है उनके लिए, अब वो कोई बात कहेंगे तो सुनना पड़ेगा। देखिए चर्चा में बैठते हैं दीपक जी, देखिए मजबूर मत करिए ना, मैं फिर आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगा, जाएगी नहीं आवाज, इसलिए आप शांति से बैठिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर वो कोई गलत बात कह रहे हैं तो आप उसको तर्कों के आधार पर, जब मैं आपको समय दूं तो आप उसको काटिए, जब मैं आपको समय दूं तब आप काटिए। दीपक पांडे जी, देखिए भाषण देने के लिए मैं किसी को नहीं बुलाया हूं, सबको मैं समय दे रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। आप यहां पर ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि भाई कोई भाषण दे रहे हैं आप थोड़ा शांत होकर के सुने। देखिए मैं लास्ट बार आपको समझा रहा हूं, शांत होकर सुन लें। रविंद्र शुक्ला जी कंप्लीट करें। देखिए आयुष जी, मैं एक बात कहता हूं, मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूं, मेरा परिवार वहां रहता है, मैनपुरी में भी रहता है। वहां एक अर्जक संघ चलाते थे ये, और अर्जक संघ चलाते थे और उसमें भाषण होता था इनका, मेरे पास वो टेप है। और उस भाषण में कहते थे कि अगर नाग और ब्राह्मण सामने मिल जाए तो नाग को छोड़ दो लेकिन ब्राह्मण को मार दो। ये एक बार नहीं, और पूरे इटावा फरुखाबाद वगैरह में आप चले जाइए तो इन लोगों ने क्या किया कि पंडितों से पूजा मत कराइए, वहां यादवों को ट्रेनिंग करके पूजा कराना शुरू किया, पंडितों को वहां से हटा दिया। अब इनको ब्राह्मण प्रेम इसलिए आ रहा है कि इन्हें वोट चाहिए। और इसी तरह कांग्रेस का है, कांग्रेस जो है
अब आप बताइए जरा किसके पुत्र हैं वो सब लोग जो जनेऊ ऊपर डालते हैं? नहीं तो मैं डिबेट करते रहिए डिबेट। दीपक पांडे जी की ऑडियो डाउन कर दें थोड़ा सा, वो चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे। दीपक जी मैं समझा रहा हूं आपको, मैं आपको समय दूंगा तब आप बोलिएगा। ये सिर्फ आपके तर्क वितर्क करने के लिए यहां पर इतना समय नहीं है। आपका समय आएगा, आप अपना बोलिएगा। मनोज पांडे जी का वक्त आएगा, मनोज पांडे जी बोलेंगे, और जिसको मैं सवाल पूछूंगा वो बोलेगा। बीच में चर्चा में डिस्टर्ब करने के मैं आपको नहीं बुलाया हूं। जल्दी से रविंद्र जी कंप्लीट करें। जी अब जहां तक बसपा का सवाल है, ये तिरक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, ये किनका है? इतने दिन सत्ता में रहने के बाद किनकी मूर्तियां लगी? ब्राह्मणों का वोट लेकर के मूर्तियां किसकी लगी? और ब्राह्मणों का सर्वाधिक अगर किसी कार्यकाल में उत्पीड़न हुआ तो सपा और बसपा के कार्यकाल में हुआ। जहां तक सवाल आज इनका ब्राह्मण प्रेम जागा है, वो केवल वोट की राजनीति है, ब्राह्मणों को कैसे बरगलाया जाए। और इसीलिए आप देखिए, मैं आपको कहता हूं, आप कभी विचार करिए कि फिरोज खान की संतानें आगे बढ़ती चली गई और पता चला फिरोज खान की संतानें जनेऊ ऊपर से डाल रही, तिलक लगा रही हैं। ये सारा कुछ नहीं है, केवल वोट की राजनीति के कारण है। और मैं एक बात और आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम महापुरुष लेकिन रवींद्र शुक्ला जी, लेकिन भाई आपके समय में कितना प्रतिनिधित्व है ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों ने तो आपको वोट दिया ना, कितना प्रतिनिधित्व है? और उनके लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? क्यों नाराज हो रहा ब्राह्मण आपसे? इसका जवाब दीजिए। कोई नाराज नहीं हो रहा, कोई नाराज नहीं हो रहा। देखिए आयु जी, मैं एक बात बता दूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, ब्राह्मण माता भारत माता का पुजारी है, ब्राह्मण जातियों में बंट करके काम नहीं करता। कभी ब्राह्मण ने कभी ऐसी बात नहीं की, और भाजपा ने कभी भी आज तक जातिवादी राजनीति नहीं की। ये जो महापुरुषों को जातियों में बांट कर कैद कर रहे हैं, ये उसमें कारागार में, जातियों की कारागार में डाल रहे हैं, ये घोर पाप कर रहे हैं ये लोग। ये महापुरुषों को कैद करने के कारण आज जो महापुरुष सबके हुआ करते थे, मेरे घर में बहुत सबकी मूर्तियां हुआ करती थी, आपके घर में सबकी मूर्तियां हुआ करती थी, सब फोटो लगे होते थे। लेकिन अब अगर ढूंढने जाओगे तो आपको उनकी मूर्तियां नहीं मिलेगी, उनके फोटो नहीं मिलेंगे। ये दीपक पांडे जी चर्चा छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास तर्कों के आधार पर ना सवाल थे, ना ही वो गेस्ट को बोलने दे रहे थे, इसलिए दीपक पांडे जी चर्चा को छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि ठीक है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मनोज जी भाई जवाब दें जो बात डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं। मनोज जी आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल रही है? देखिए, व्यक्ति किस नजर से, किस नजरिए से चीजों को देखता है, मैं उसको टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति अगर प्रबुद्ध सभा ने लगाने का ऐलान किया है, उसके पीछे हमारी राजनीतिक भावना नहीं है। और हमने इसे जोड़ा, जब समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती का अवकाश घोषित किया था, तब भी उसका राजनीतिक हमें कोई मतलब नहीं था। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस अवकाश को बंद कर दिया। सवाल यह है कि हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बंद क्यों कर दिया? ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है। हमने संस्कृत टीचरों को, जो 100% ब्राह्मण थे, उनको हमने रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। अगर कोई सरकार बंद कर रही है, तो ये जवाबदेही तो उसकी है, वो समाजवादी पार्टी नहीं है। एक काम कोई ये बताए, समाजवादी पार्टी ने कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट किया हो? सरकारों में सबसे ज्यादा भागीदारी चाहे 93 की सरकार रही हो, चाहे 2004 की रही हो, और चाहे 2012 से 17 की सरकार रही हो, सबसे ज्यादा भागीदारी दिया है। और सभी समाज, जाति, धर्म के लोगों को समायोजित करने का काम किया है। अब आज अगर ये कोई आरोप लगा रहा है, इसे हम राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इसे सुन रही है और देख रही है। अब अगर उसके बाद अन्य राजनीतिक दल इसमें आ गए हैं, अन्य राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, और सबसे हाथ जोड़ करके कहना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं, कम से कम मनोज पांडे इसका विरोध करने नहीं जाएंगे। कहीं मनोज पांडे ब्राह्मणों का असली प्रतिनिधित्व तो तब होगा और तब समझ में आएगा कि सभी पार्टियां बड़ी सजग हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कोई ब्राह्मण हो जाए। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर हो सकता है? ये सवाल पिछली चर्चा में भी था और आज भी है। हो सकता है क्या?
मुख्यमंत्री का चेहरा सर्वोच्च प्रतिनिधि पर बैठाइए प्रतिनिधित्व पर। सिर्फ मूर्ति लगाने से तो ब्राह्मणों का भला नहीं होगा ना। मनोज पांडे जी जवाब दें। कुछ साथी हमारे मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे अगर हम पूछ ले कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में एक भी अध्यक्ष अगर उन्होंने पीसीसी का ब्राह्मण समाज का बनाया होता तो ये सवाल वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब वो बिना मतलब परेशान है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब ये तो पता नहीं क्यों परेशान है, इनको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। अरे मनोज पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी पूरी लिस्ट लेके आए होंगे क्योंकि पिछली बार भी आपका ये सवाल था। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। उमाशंकर पांडे जी भाई जवाब दे दीजिए, कोई एक है क्या ब्राह्मण पूरी कार्यकारिणी के अंदर? मुझे लगता है मनोज पांडे जी का, मैं बताता हूं, मुझे लगता है मनोज पांडे जी का उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी बहुत कम है, और होना भी चाहिए क्योंकि वो ऐसी जगह, ऐसे द्वार में प्रवेश कर गए हैं जहां पर ब्राह्मण चर्चा होती ही नहीं। सपा में ब्राह्मण विरोध के अलावा ब्राह्मण चर्चा होता ना, नहीं तो ये पंडित कमलापत त्रिपाठी जी को कैसे भूल जाते, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे और देश के रेलवे मंत्री भी रहे। कांग्रेस पार्टी के पहले संस्थापक व्योमेश चंद जी का नाम कैसे भूल जाते? व्योमेश बनर्जी का, बनर्जी बंगाली ब्राह्मण थे, आप कैसे भूल जाते? नारायण दत्त तिवारी जी को आप कैसे भूल जाते? आप कैसे श्रीपद मिश्रा जी को भूल जाते? कैसे अभी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जो भाजपा में चली गई, आप उनको कैसे भूल जाते? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि आपको इन लोगों का नाम ही नहीं पता है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। पंडित कमलापत त्रिपाठी, श्रीपद मिश्रा जी, आप कैसे भूल जाते हैं? इसका मतलब आपका बहुत कमजोर है ब्राह्मणों के बारे में। और दूसरी बात, देश के किस राज्य में आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा, उसका नाम बताइए। भाई देखिए उमाशंकर जी, ये सवाल तो होगा, अगर आप ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री नहीं बना सकते तो वो ये तो पूछेंगे ही कम से कम, वो ये तो पूछेंगे ना भाई, प्रदेश अध्यक्ष तो कोई बताइए ब्राह्मण। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक कश्मीरी पंडित, उनको ये लोग ब्राह्मण के नाम पर इतनी गालियां देते हैं, सिर्फ ये इनका ब्राह्मण विरोधी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गालियां देंगे, राहुल गांधी जी को गालियां देंगे, क्या ये ब्राह्मण का विरोध नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बड़ा ब्राह्मण कोई है, इतना शुद्ध ब्राह्मण? लेकिन ये लोग शुरू से ब्राह्मण विरोध के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गालियां देते हैं, जो काम आरएसएस करती रही। और अभी मैं रवींद्र शुक्ला जी को सुन रहा था, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, ब्राह्मण है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन फिरोज जी को तो सभी जानते हैं, एक बड़े युवा सांसद थे, तेज तर्राक सांसद थे, लेकिन आज जो देश के रहनुमा है, जो सत्ताधीश है, उनके पिताजी का नाम तो कोई नहीं जानता। मैं लेकिन इस स्तर पे नहीं आऊंगा, ये जो आपके राजनीतिक डिबेट का स्तर है, पूर्व मंत्री जी, मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन जरा पता कर लीजिए सत्ताधीश और उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश और जहां जहां आपकी सरकार है वहां के सत्ताधीशों के पिताजी का नाम और उनका काम आप बता दीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूं, आप देश के सत्ताधीश के पिताजी का काम बता दीजिए, उनका इतिहास बता दीजिए। फिरोज जी का नाम तो आप जानते हैं क्योंकि वो सांसद रहे हैं, वो समाज सेवी रहे हैं, हमारे इलाहाबाद के रहने वाले रहे हैं। आप जरा उनके पिताजी का नाम बता दीजिए, आप उनके पिताजी का नाम बता दीजिए ना। ठीक है, अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, आप रविंद्र जी, मैं चुनौती दे रहा हूं, उनके पिताजी का नाम बता दीजिए। भाई देखिए, बात राहुल गांधी उनके परिवार तक पहुंची थी तो अब वहां तक भी पहुंच गई। मैं उसका जवाब लेता हूं। डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी जवाब दें। जी, मैं देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी के भी पिता का नाम रोज निकल रहा है और योगी जी के पिता का नाम भी निकल रहा, वो भी हम बता दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, सब कोई जानता है कि राहुल गांधी के रगों में बहने वाला खून फिरोज खान का है, कौन नहीं जानता, इसमें चिढ़ने की क्या बात है। दूसरी बात, मोतीलाल नेहरू के पिताजी का नाम बता दीजिए। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए चैनल पे आपको शर्म आनी चाहिए, बकवास कर रहे हैं बिना मतलब की। ये ब्राह्मण की भाषा नहीं हो सकती। फिरोज खान का खून नहीं है क्या? फिरोज खान का खून नहीं है क्या? पारसी, फिरोज खान का खून नहीं है क्या?
वो फिरोज खान का खून नहीं है क्या? देखिए थोड़ा स्तर रखिए दोनों लोग अपनी अपनी बातों में, दोनों लोग थोड़ा थोड़ा अपना स्तर रखिए भाई बातों में। देखिए प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है और ब्राह्मण समाज भी देख रहा है, जिसकी वकालत करने के लिए आज सब बैठे हैं। भाई थोड़ा स्तर रखिए। देखिए दोनों लोग, आप लोग इतने, एक भाई आप मंत्री रहे, आप इतने पुराने प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा स्तर रखें, बातों का थोड़ा स्तर रखें, लगे कि हाँ कोई बात कह रहे हैं। बता रहा हूँ ऐसा कोई आक्षेप ना करें। देखिए एक सेकंड डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी और ठीक है रविंद्र जी, अगर आप कर रहे हैं रविंद्र जी, डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी और उमाशंकर जी, देखिए ऐसी कोई बात ना कहें जिससे किसी को दुख हो या किसी को कोई ऐसा अपशब्द ना कहें, ऐसा बुरा ना लगे। भाई स्तर रखिए, थोड़ा सा स्तर रखिए, तार्किक आधार पे बातों को कहिए, अच्छा लगेगा। पिताजी का नाम तार्किक आधार पे कहिए, बातें अच्छी लगेगी। खान नहीं थे तो कौन थे? ये कहां से पंडित हो गए राहुल गांधी? राहुल गांधी कहां से पंडित हो गए? फिरोज खान की संतान है। देखिए मैसेज नहीं जाना चाहिए गलत, आप दोनों लोग बैठे हुए हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, एक मूलचंद मोदी, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम है मूलचंद मोदी। मैं बता रहा हूं, आप जरा बता दीजिए कि संजय गांधी और राजीव गांधी के पिता का नाम क्या है, आप बता दो। वे कहां से पंडित हो गए? उनकी रगों में बहने वाला फिरोज खान का है खून, फिर भी पंडित हो गए। और इसके बाद जनेऊ ऊपर से डाल लेंगे, कौन सा गोत्र बता देंगे। क्या दुनिया नहीं देख रही है? पूरा देश देखता है, सब उनकी वंशावली जानते हैं, सब जानते हैं वंशावली। और मैं सब क्या बात करते हैं आप, जो है पूरी वंशावली हम उनकी निकाल के रख देंगे। ठीक है, चलिए उनसे हमारा संपर्क कट गया है, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनके पास जाने की, लेकिन इस बीच मनोज जी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई मनोज जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर तो बार बार ये आक्षेप लग रहा है कि आप लोग तो हितैषी हो ही नहीं सकते, ढोंग कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि नजर है सिर्फ और सिर्फ वोट के ऊपर। तो बहुत सारे पुराने किस्सों को खींच के बीच में ले जाया जा रहा है, आप लोग के कार्यकाल का हवाला दिया जा रहा है, चुनावों का हवाला दे रहे हैं। जवाब दीजिए जरा। देखिए जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं इनकी बात का जवाब कैसे दूं, इसलिए झूठ का कोई जवाब नहीं होता। और जो व्यक्ति ये यहाँ पर बैठ करके कह गए हो कि मैंने कार्यक्रम किया और नेताजी नहीं आए, मुझे हंसी आई। कार्यक्रम मैंने किया, नेताजी आए, सारे चैनलों में, सारी प्रिंट मीडिया में छपा। और जहां तक समाजवादी पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हमने किस समाज का क्या काम किया और किस समाज का नहीं किया। लेकिन मैं ये इस मंच से आश्वस्त कर रहा हूँ सबको, मनोज पांडे के शरीर में जब तक लहू है, हम भगवान परशुराम जी की बात करते रहेंगे, उनकी मूर्ति लगाएंगे, मंगल पांडे जी की मूर्ति लगाएंगे और लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी। लेकिन मनोज पांडे जी से चुनावों से पहले, भाई 2 साल का ही समय रह गया, चुनावों से पहले ये सारे महापुरुष क्यों याद आते हैं? सत्ता में रहते हुए याद नहीं आया, जब चुनाव खत्म हुए उसके तुरंत बाद लगाते, भाई 1 महीने के बाद ही लगाना शुरू कर देते। बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई, आप कहते कि नहीं हम तो ब्राह्मणों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी ये सारे महापुरुष क्यों याद आ जाते हैं? सवाल ये है मनोज पांडे जी। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब चुनाव नजदीक होने वाले होते हैं तभी क्यों याद आते हैं? राम, परशुराम, प्रतिनिधित्व, ये सब बातें तभी क्यों याद आती हैं? सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं याद आया? चुनाव के तुरंत बाद क्यों याद नहीं आता है? उससे पहले क्यों याद आते हैं? पूरे विश्वास से और पूरे सहृदय से और पूरी ईमानदारी से यहाँ कहना चाहता हूँ कि भगवान राम भी चुनाव के नहीं अगर हैं तो भगवान परशुराम भी चुनाव के पार्ट नहीं है। भगवान परशुराम हम सबके आस्था के केंद्र हो सकते हैं, हम सबके आदर्श हो सकते हैं, हम सबको पथ दिखाने वाले हो सकते हैं, हमारे शौर्य सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल हो सकते हैं, हमारे लिए वो राजनीतिक नहीं हो सकते। और जो लोग उन्हें राजनीति से जोड़ रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। वो राजनीति के नहीं है, हम सबके आराध्य हैं, हम सबके सम्मान के प्रतीक हैं और हम लोगों को अपने उस आराध्य के लिए। एक सवाल डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी, क्योंकि जतिन प्रसाद की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई मुख्यमंत्री को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो अवकाश था परशुराम जयंती का, वो जो आपने बंद किया उसको दोबारा से शुरू करें। मनोज पांडे जी कह रहे हैं वो तो पैसे ही बहुत हितैषी हैं भाई, सब जगह मूर्ति लगाने वाले हैं, आप लोगों ने ये अवकाश क्यों बंद कर दिया? थोड़ा इसका भी जवाब दे दीजिए। और क्या भविष्य में इसको खोलने वाले हैं? क्योंकि जतिन प्रसाद ने चिट्ठी तो लिखी है आपको। मैं ये जवाब दूंगा, इससे प्रवक्ता को बता दूं कि योगी जी के पिता का नाम है आनंद सिंह और मोदी जी के पिताजी का नाम और मोदी जी के पिताजी का नाम है मूलचंद मोदी। और
जरा बता दीजिए कि राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता का, अरे काम तो बता दीजिए, काम बता दीजिए, अरे बता दीजिए उनके अरे काम क्या नाम बता रहा हूं ना, केवल इतना बता दीजिए क्या फिरोज गांधी का नाम, अरे ठीक है, वंशावली में मत जाइए भाई, मैं पहले भी कह रहा हूं, पहले ये बता दीजिए, वंशावली में मत जाइए, कौन किसका पिता कौन कहां, मुझे ये बताइए। अरे क्या करते थे क्या नहीं करते थे भाई, ये भी डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, फिरोज खान है क्या? डॉक्टर रवीन शुक्ला जी मुझे ये बताइए, डॉक्टर रवीन शुक्ला जी मुझे ये बताइए कि परशुराम जयंती का अवकाश क्यों बंद कर दिया? जब पंडित फिरोज खान नहीं थे वो, परशुराम जयंती का अवकाश क्यों बंद कर दिया? डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, गरीब डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, चलिए ठीक है भाई, क्यों जा रहे वंशावली में आप लोग? व्यक्ति का ना आप उनकी वंशावली में जाइए ना वो आपकी वंशावली में जाए, ठीक है। अभी मौजूदा दौर में रहते हैं राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इधर अखिलेश यादव है, उधर मायावती है, बस ठीक है, यहीं पर रहते हैं, आगे पीछे मत जाएं। अरे रवीन जी मुझे ये बताएं, क्यों अवकाश क्यों भाई बंद कर दिया? अवकाश क्यों बंद कर दिया परशुराम जयंती का? अब देखिए ये बोलने दे तब ना, आपने ऐसे लोगों को बैठाया है जो बीच में बोलते हैं। आप देखिए ये बोल रहे थे रविंद्र जी भाई, परशुराम जयंती का अवकाश क्यों बंद कर दिया? उमाशंकर जी थोड़ा शांत हो जाए, सुने उमाशंकर जी, सुन ले, मैं सवाल पूछ रहा हूं। अरे भाई रवीन जी से मेरा सवाल है, मेरा सवाल रवीन जी से, रवीन जी मुझे बताएं परशुराम जयंती का अवकाश क्यों आप लोगों ने बंद किया? मुझे इसका जवाब दें। उमाशंकर जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें। आयुष भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, देश को सर्वोपरि मानती है, व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करती, वोटों की राजनीति नहीं करती। ये लोग उस तरह के हैं कि कल तक राम काल्पनिक थे, आज राम नाम लेने लगे, ये कालनेमी है, और कब क्या करने लगे, कब कौन सा नाटक धर लें, ये इन लोगों का काम है। इसलिए जगह जगह पर इस तरह की बातें करते हैं। मैं अगर पूछ दिया कि भैया पंडित फिरोज खान का नाम उनके संतानें हैं, तो ये कहां से पंडित हो गए भैया? लेकिन ये नहीं मानेंगे, ये एकदम से चिल्ला करके मुझे बंद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्य जब बोला जाता है तो झूठ को मिर्चें लगती है। इस समय यही स्थिति आ रही है जी। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं तो केवल एक बात कहता हूं, हम तो सबके बाप का नाम बता देंगे, लेकिन ये जिनके नाम हमने पूछे वही बता दें। चलेगा, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता रविंद्र जी, लेकिन परशुराम की जयंती का अवकाश राष्ट्रवाद की राजनीति कर, जब सारे महापुरुषों की जयंती पर अवकाश है तो परशुराम जयंती पर अवकाश क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, क्यों नहीं? देखिए हम जातिवादी राजनीति करते नहीं हैं, जातिवादी राजनीति करते नहीं हैं, और सारे महापुरुषों के नाम अगर अवकाश होने लगेगा, सभी जिस तरह से जितने अवकाश कर दिए गए तो काम ही कहां होगा। इसलिए ये अवकाश की राजनीति खत्म होनी चाहिए। ये वास्तव में वोट की राजनीति है, लोगों को खुश कर लो, वोट ले लो, इसके बाद जो करना हो, चाहे नीरज मिश्रा की गर्दन काट करके लखनऊ मंगवाना हो तो मंगवा लो, जो करना हो वो करो। पंडितों की जगह दूसरे लोग पूजा करेंगे, ये फरमान जारी करना है कर दो। ये सारी चीजें खराब हैं, और भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, ना कभी करेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, राष्ट्रीयता की राजनीति करती है, और भारत के स्वाभिमान की राजनीति करती है, सांस्कृतिक चेतना की राजनीति करती है, राष्ट्रीय चेतना की राजनीति करती है। इस तरह के जातिवाद की ओछी राजनीति ये हमने कभी न की है, ना भारतीय जनता पार्टी कभी करेगी, कभी नहीं करेगी। उमाशंकर जी आवाज मिल रही है जी? उमाशंकर जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए उमाशंकर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन डॉक्टर रवीन शुक्ला जी भाई देखिए, इतने महापुरुषों की मूर्तियां तो लगी हैं, और ऐसा तो नहीं है कि मूर्तियां नहीं हैं महापुरुषों की। अगर समाजवादी पार्टी लगा रही या बसपा लगा रही तो इसमें क्या जाति की राजनीति? हर कोई मूर्तियां लगा रहा है, देखिए आप भी लगाते हैं, जाति के आप अगर मूर्ति लगाएं तो वो जाति के चश्मे से नहीं। एक भी नहीं, एक भी बता दो, एक उदाहरण बता दीजिए आयुष जी। हमारे लोगों की मूर्तियां जब लगेंगी, आप बताइए कौन सी मूर्तियां हमने लगाई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक थे, जिन्होंने हमको दिया, उनकी मूर्ति हमने कहीं लगाई होगी। लेकिन इस तरह से मूर्तियों की राजनीति भाजपा ने न कभी की है, न कभी करेगी। ये भाजपा का काम नहीं है। भाजपा इस देश की मूर्ति बना रही है। भाजपा भारत माता की एक भव्य मूर्ति बना
का प्रयत्न कर रही है और उसी तरह के सारे नियम नीतियां लागू कर रही है ताकि भारत विश्व में गुरु के गौरवमय स्थान पर प्रतिष्ठित हो, विश्व गुरु के स्थान पर फिर से प्रतिष्ठित हो, भारत का सम्मान दुनिया में चमके। और वो दिखाई देने लगा है कि आज सारी शक्तियां हमारे साथ खड़ी हैं। आज जो हम कहते थे वही माना जाता विश्व, उस समय हमको दुत्कार दिया जाता था। आज भारत सीना तान के खड़ा है, सिर ऊंचा करके खड़ा है और सारी दुनिया साथ देने के लिए खड़ी है। जो विरोधी हैं वो भी खड़े हैं, जो अवरोधी हैं वो भी खड़े हैं और पाकिस्तान की जो दशा हो रही है वो आप देख रहे हैं। तो ये सारे लोग ये चीन के बड़े हितैषी बन जाएंगे, ये चीन के साथ अनुबंध कर लेंगे, ये देशद्रोह का झंडा लेकर चलते हैं। राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। ये इनकी स्थितियां हैं। आयुष जी, आप इनके वो उठा के देख लीजिए। उमाशंकर जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? मैं तो आयुष जी आपसे कहता हूं, एक नाम बता दो कि हमने जाति के नाम पर एक मूर्ति लगाई हो, बताओ आप। आयुष जी आप ही बता दीजिए। मैं कहता हूं, मैं इस चैनल पर बैठ करके आपसे कह रहा हूं, आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, जरा एक नाम बता दो। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, मूर्ति की पॉलिटिक्स तो सब करते हैं। एक नाम बता दो। अब आप राम के लगाएं, वो परशुराम के लगाएं, वो देखने वाले का नजरिया है कि हमारा बता दो ना, वो तो देखने वाले का नजरिया है ना। अरे बता दो ना, एक बता दो कि आप आपसे पूछ रहा हूं, एक भाजपा ने इस जाति के आधार पर जो राम है वही परशुराम है। आप भी तो राम की मूर्ति लगा रहे हैं ना। सबसे भव्य मूर्ति लगेगी भाई अयोध्या के घाट पे। क्षमा करें आयुष जी, आयुष जी क्षमा करें, राम को इस राजनीति में ना घसीटे कृपया। राम तो इस देश की भगवान राम को, राम तो इस देश के रग रग में रमे। राम तो मेरे भी हैं, लेकिन आप राम की मूर्ति लगवा रहे हैं, परशुराम की लगवा रहे हैं। इसलिए उनकी बात परशुराम में क्या भाई, राम जो राम है मैं राम की मूर्ति नहीं लगा, नहीं देख नहीं अंतर है क्या राम और परशुराम में? हो सकता है मेरा ज्ञान कम है भाई, मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए। मंदिर मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिएगा, मेरा ज्ञान कम है। डॉक्टर रमेश शुक्ला जी, राम और परशुराम में कोई अंतर है क्या? देखिए ऐसे नहीं, बिल्कुल अंतर कितना है मैं बता रहा हूं। वो परशुराम है, ये राम है। राम रग रग में रमे हैं, रोम रोम में रमे हैं, कण कण में रमे हैं। वे विष्णु के अवतार होने के बाद देखिए, परशुराम जी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से भगवान के अवतार थे, लेकिन अंशावतार थे। और राम जो है वो संपूर्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए राम, उनका इस हिसाब से राम की मूर्ति लगाना जस्टिफाई है, लेकिन परशुराम की मूर्ति लगाना एक वर्ग विशेष के लिए हो जाएगा क्या? डॉक्टर रमेश शुक्ला जी देखिए, फिर आप ले गए वही। आयुष जी मैं हाथ जोड़ रहा हूं। चलिए ठीक है। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। उमाशंकर पांडे जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? उमाशंकर पांडे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? इसके साथ मत जोड़िए। चलिए ठीक है। अरे मैं कौन होता हूं भाई भगवान राम को कहीं जोड़ने वाला? उमाशंकर पांडे जी सुन पा रहे हैं तो भाई जवाब दे दें बहुत जल्दी से, क्योंकि अब समय नहीं है। और वंशावली में मत जाइएगा, थोड़ा ये बताइए कि आप इनसे अलग क्यों हैं? ये भारतीय नहीं, मैं वंशावली पर नहीं जाऊंगा। मैं क्यों बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी के दो राष्ट्रीय दामाद शाहनवाज हुसैन खान और मुख्तार अब्बास नकवी ने परशुराम जी की जयंती कैंसिल करवा दी, छुट्टी। ये इनके राष्ट्रीय दामाद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जाने। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर रविंद्र शुक्ला जी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं पिछले 3 सालों में हुई हैं, रविंद्र जी उस पर एक शब्द नहीं बोले। ब्राह्मणों के साथ लगातार जातियां हो रही हैं, रविंद्र जी उस पर एक शब्द नहीं बोले। कमलेश तिवारी हत्याकांड पर एक शब्द नहीं, विवेक तिवारी हत्याकांड पर नहीं। मैनपुरी में नवोदय विद्यालय की छात्रा सुभाष पांडे की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उस पर रविंद्र जी और योगी जी कुछ नहीं बोले। जी, बहुत सीधा सा सवाल है, क्या मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का हल है और अवकाश करने से इन सब चीजों का हल है क्या? बस बहुत जल्दी से एक छोटा सा जवाब दे दीजिए मुझे, मैं चर्चा समाप्त करूंगा। क्या बता, परशुराम की मूर्ति लगाने से या उनका अवकाश घोषित कर देने मात्र से, चाहे वो लगाएं, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है, ठीक है। और अवकाश घोषित कर देने से जो जितिन प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी, क्या अवकाश घोषित कर देने से ब्राह्मणों की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? तो निश्चित ब्राह्मणों की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा अवकाश घोषित कर देने से? उमाशंकर पांडे जी, और अगर नहीं तो चिट्ठी क्यों लिखी गई भाई? आयुष जी,
आयुष जी, दो बातें होती हैं, एक आस्था होता है, एक जरूरत होती है। लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। आस्था का प्रश्न अलग होता है, आस्था का प्रश्न व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत जन भावना का अगर चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी समझ अगर सभी राजनीतिक पार्टी में आ जाए तो विवाद का तो कोई विषय कभी किसी विषय पर हो ही ना। बड़ी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और होता यह है कि हर विषय पर राजनीति होती है और सबको अपने अपने राजनीतिक जो फायदे हैं वो लेने होता है। उमाशंकर जी बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हालांकि ये बात आप तय मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव है वो इस ब्राह्मण कार्ड के ऊपर ही खेला जाएगा और सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी जुगत में अभी से ही नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो ब्राह्मण कार्ड है दरअसल किसके पक्ष में इस बार नजर आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।